प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी लोग मन बनाकर पढ़िए। बहुत जल्द आप एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी सफल हों तो सभी लोग मन से पढ़ाई कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा चल रहा है संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में अभी हम स्वर संधि के अंतर्गत ही जो भी पढ़ रहे हैं स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बचा हुआ है, बहुत जल्दी उनको कवर कर लेंगे। स्वर संधि थोड़ा सा बड़ा है और वो बहुत छोटा छोटा है, उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो सभी लोगों को जहाँ पर कोई दिक्कत होती है आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताया करिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना कोई किसी को लगे कि नहीं बहुत कठिन सा प्रकरण चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आता एक नहीं 1000 बार पूछिए। हम आपके लिए आए हैं तो आपको समझाने का पूरा जिम्मेवारी है हमारी कि आपको समझ में आना ही चाहिए। और चाहे जैसे भी सरल तरीका, जितना भी सरल तरीका हो सकेगा हम आपके लिए वैसा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है संधि प्रकरण का। संधि प्रकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है। हमने गुण संधि पढ़ लिया। गुण संधि में जो भी पढ़ा, अब वृद्धि में क्या पढ़ना है उसी के। वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या बड़ा होना, है ना। तो वृद्धि बढ़ने के लिए होता है ना। तो वही वृद्धि बढ़ जाएगा इसमें, हाँ, कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही। वृद्धि का मतलब बड़ा होता ही है, हाँ। सूत्र इसका सबसे पहले पूछ लेता है यदि परीक्षा में आपसे, तो आप सूत्र लिखिएगा वृद्धि रेचि। क्या लिखेंगे? वृद्धि रेचि, ठीक है। वृद्धि रेचि आप नोट कर लीजिए, ये सूत्र है इसका। देखिए संज्ञा सूत्र हमने बताया था कि वृद्धिरादैच होता है। संज्ञा सूत्र क्या होता है? वृद्धिरादैच। उसको भी नोट कर देते हैं, यहां पर नोट कर देते हैं। वृद्धिरादैच, ठीक ना। ये क्या है? ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है ना, इतना नोट करे रहिएगा। यदि आपसे पूछे कि वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा है, तो आपसे ऑप्शन में ये भी रख देगा और ये भी रख देगा और 1-2 रख देंगे, है ना। तो 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना रहेगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि गुण संधि का भी इसी तरह से आद गुणा होता है और व्यंजन वो उसका संज्ञा सूत्र क्या होता है? आदेंग गुणा होता है। जो संज्ञा सूत्र होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं संधि से, हाँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसमें थोड़ा कंपेयर करेंगे, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आदेंग गुणा और आद गुणा में कौन सा थोड़ा सा बड़ा है और वृद्धि रेच में वृद्धिरादैच में कौन सा बड़ा है। तो जो थोड़ा सा बड़ा है वो संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना। ये हर जगह नहीं लागू हो रहा है, लेकिन इन जगहों पर संधि वाले में आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप इतना याद रखिएगा कि संज्ञा करने वाला सूत्र थोड़ा सा बड़ा है और संधि करने वाला सूत्र थोड़ा सा छोटा है, इतना आपको जानना है। तो यहाँ पर वृद्धि रेचि का मतलब यहाँ पे वृद्धिरादैच इसलिए लिखे कि वृद्धिरादैच जो संज्ञा सूत्र था वो संज्ञा करने वाले कितने वर्णों को बताया था, ये चीज आपने नोट किया होगा। उसमें बताया था कि आ, आई और औ, ठीक ना। आ, आई, औ, इन वर्णों की क्या होती है? ये वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इनकी वृद्धि होती है, हाँ। यदि संधि कहीं पे होगा तो इन्हीं तीन आएंगे। जब संधि होगी, वृद्धि संधि में जब संधि करेंगे, देखिए संधि विच्छेद होता है और संधि होती है। तो जहां विच्छेदन से फिर संधि करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां यही 3 वर्ण आएंगे आपके सामने, ठीक। यही 3 वर्णों में से कोई ना कोई आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये सूत्र को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। वृद्धि और इधर क्या है? एची, ऐसा लिख सकते हैं। रा को विसर्ग हो गया है और एची, ठीक ना।
जो रा में एकार है वो ए हो गया और एची। ए ऐ तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे ना, ए क्या होता है, ए ऐसे होता है और ऐ ऐसे होता है। यदि का में ए की मात्रा लगेगी तो 1 पाई लगेगी, और यदि का में ऐ की मात्रा लगेगी तो 2 पाई लगेगी। इस तरह से यहाँ पे स्वरों में नहीं दिखाया गया, लेकिन यदि आप व्यंजन के साथ स्वर जोड़ेंगे तो वहाँ पर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक ना, इतना समझ में आ रहा है? यदि और कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो कह रहा है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है एची। सभी के एक बार कमेंट ले लेते हैं। रागिनी पांडे जी सर, ए ओ जी, ये ए ओ आई ओ होता है, आपने गलत लिखा है। हेलो स्टूडेंट बीरेंद्र चौधरी, हाँ जी। प्रीति तिवारी सर, कल वाला पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम पे। देखिए नहीं मिला होगा तो हम कह के भिजवा देंगे, वैसे तो भेजा जाता है प्रतिदिन। हाँ, यदि नहीं गया होगा तो हम फिर से कह के आपको वो सुविधा दिलवाएंगे। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आप सभी लोग लाइव आ जाइए, जो लोग लाइव नहीं है उन सभी को कहिए लाइव होने के लिए। ठीक ना, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए जहां पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या सब लोग लाइव हैं, तो सब लोग एक बार कमेंट करिए और लाइक जरूर करना ना भूलिए। जगनायक यादव, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भैया। भारती राजपूत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। धर्मेंद्र यादव, हेलो सर। अनिल मौर्य, गुड इवनिंग। सुमन वर्मा, प्रणाम सर। आइए जी, बिल्कुल हम आ गए हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। दीप्ति मिश्रा, गुड इवनिंग। प्रीति तिवारी, गुड इवनिंग। अर्पित यादव, वेलकम सर, वेलकम जी। बिल्कुल हमारा स्वागत करें, हम भी आपका यूपी टेट की निःशुल्क कक्षाओं में विशेष आपका स्वागत करते हैं। सभी लोग लाइव होकर पढ़िए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी भैया। सुधांशु देओल, गुड इवनिंग सर जी। सभी लोग लाइव हो जाइए, सभी लोगों का अब इकट्ठा बहुत सारा कमेंट हो गया है, फिर बीच बीच देखते रहेंगे। ठीक है भैया, सभी लोग आइए। किसी का नाम नहीं बोल पाता हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सभी का नाम बोलना भी थोड़ा सा उचित नहीं होगा, इसलिए कि फिर कक्षाएं बाधित हो जाती हैं। लेकिन जिनका सामने रहेगा हम सभी का बोलेंगे। आप कमेंट करते रहिएगा, वैसे भी जहां पर दिक्कत होगी वो जरूर हम देख लेंगे। एक बार लास्ट में छोड़ते वक्त सभी का एक बार कमेंट देखेंगे कि जहां पर किसी को दिक्कत रही और हमने नहीं कमेंट देखा तो वो जरूर हम देख लेंगे। ठीक है ना। एच का मतलब होता है एच में, एच में मतलब एच प्रत्याहार में जोड़, एच प्रत्याहार में जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। मतलब नहीं, वृद्धि होगी किसकी, यदि एक ह्रस्व आ और दीर्घ आ होता है। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहां पर वृद्धि और एच ये दो केवल पद आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, यहां पर दो पद दिखाई दे रहा है, तो वृद्धि होगी एच बाद में आने पर। एच बाद में आने पर, सप्तमी में पै पर होता है, तो एच प्रत्याहार बाद में आने पर क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो किसके बाद में आने पर, हमने कल आपको बताया था कि वृद्धि रेचि का जो है अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या 6188 है। ठीक ना, 6188 है वृद्धि रेच में। तो इसके जस्ट पहले वाला सूत्र था अदेंग गुणा। अदेंग गुणा, अदेंग गुणा या गुण संधि वाला क्या था, आद गुणा। आद गुणा, आत से यहां पर क्या लिखा, आत निकला ना, तो आत का मतलब क्या हुआ, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ। यह चीज हमने आपको पहले ही बता दिया था, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, आत का मतलब यह हुआ। तो इस अष्टाध्यायी में पाणिनि महोदय एक नियम फॉलो किए कि जैसे अनुवृत्ति ले लेते हैं, कोई शब्द बार बार नहीं कहते। किसी सूत्र में किसी मतलब किसी चीज को लाना होगा तो वही बात वो बार बार नहीं कहते, वो क्या करते हैं, अनुवृत्ति ले लेते हैं। पिछले वाले सूत्रों से क्या लेते हैं, अनुवृत्ति लेते हैं। जैसे व्यवहारिकल रूप में आपको हमने बताया कि जैसे आपके घर में टमाटर चुग गया हो तो बगल वाले पड़ोसी के रूम पार्टनर कोई बगल में रहता हो, उससे आप कहते हैं भैया टमाटर दे दीजिए, तो पड़ोसी के घर में से लेते हैं ना।
तो उसी तरह एक गाना आपके सामने आया था, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, है ना, आपने सुना होगा। तो वही चीज यहां पर भी फॉलो हो रहा है कि पड़ोसी के चूल्हे से आग लेना है आपको। वृद्धि रेचि का सूत्र संख्या है 6188, लेकिन आद गुण जो गुण संधि करने वाला जो सूत्र है आद गुणा, इसका सूत्र संख्या है 6187। तो जो लेगा वो पहले वाले मतलब अपने पड़ोसी से ही लेगा ना, दूर वाले से तो नहीं लेगा। तो अनुवृत्ति एक ऐसी प्रणाली है जो महर्षि पाणिनि बार बार नहीं कहते किसी चीज को, वो अनुवृत्ति लेते आते हैं। और अनुवृत्ति देखिए, कोई शब्द है तो बगल वाले से ही लेंगे, जो सूत्र संख्या नजदीक में रहेगी उसी से लेंगे। अभी अनुवृत्ति की बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन यहां पर केवल इतना समझना था कि ये आत यहां पर लेना था। क्या लेना था? आत। तो आत वृद्धि एची, इसका मतलब आत को यहां ये कहां से आया? ये गुण संधि से आपने अनुवृत्ति की। अनुवृत्ति मतलब पिछले सूत्रों से ले कर आना, अनुवृत्ति हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, आत फिर एच बराबर वृद्धि, ठीक ना, ऐसा कर लीजिए। ऐसा कर लेंगे, आत एच वृद्धि। आत तो समझ में आ गया ना। आप कहें कि भैया वृद्धि रेचि में तो आत कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो वही समझाने के लिए केवल कि ये आत आया कहां से, ये बगल वाले सूत्र से हमने अनुवृत्ति ले ली, ठीक ना। तो ये आत वहां का है, गुण वाली संधि का, आद गुणा जो था, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया बताइएगा। वीरेंद्र चौधरी, आत वृद्धि एच जी। सालू पांडे, हाँ आप पूरा गाना ही हो गा लो भैया। गाना नहीं गाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारी जो भी नौटंकी होती है आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है, केवल ये बताना था कि बगल वाले से जो गाना आया था वो कह रहा था पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो आपको जो चीजें व्यवहार में होती वो ज्यादा समझ में आती हैं। वही चीज अनुवृत्ति भी यहाँ सूत्र में भी है कि पड़ोसी जो सूत्र होता है उनसे ले ली जाती, और सूत्र जो पहले लिखा गया होगा उसी से लेंगे। बाद वाले से लेंगे तो आप बाद में अभी पढ़े ही नहीं, तो उससे कैसे ले पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे ना। इस वजह से पिछले वाले सूत्रों से अनुवृत्ति लेकर आना चाहिए। ये चीजें नियम है ये व्याकरण का, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। आत एच वृद्धि, आत का मतलब होता है ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ। फिर क्या है, एच प्रत्याहार में क्या होता है, एच प्रत्याहार में होता है एच आपने पढ़ा ना, ए ओ आई और औ। इतनी बात कहना है। इतनी बात कहने का मतलब ये है आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद ए या ओ या आई औ में से कोई वर्ण आए तो यहां पर वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमने बताया था कि आ, आई और औ होते हैं। ये चीज हमने यहां पर बता दिया था, ये है ना। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण यही होते हैं। तो इनका मतलब जब ये में से कोई जुड़ेगा, देखिए ह्रस्व आ के बाद ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि ह्रस्व आ के बाद ये भी जुड़ेगा, या तो ये जुड़े चाहे ए जुड़े, ठीक ना, ए भी जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना समझ में आया। यदि इसके साथ बड़ा आ होता, बड़ा आ के साथ ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तब भी ए ही बनेगा। और चाहे बड़ा आ के साथ ए जोड़ेंगे इस तरह, तब क्या बनेगा, तब भी ए बनेगा। इतनी चीज आपको समझानी थी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरह आ जब ओ के साथ जुड़ेगा तो औ बनेगा। लेकिन ये क्यों बनेगा वो चीज भी एक लॉजिक है। लॉजिक को आपको बता देते हैं कि आ का उच्चारण स्थान हमने बताया कि कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान कहां होता है, कंठ होता है ना। आ का उच्चारण स्थान कंठ, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, एदयितो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, एदयितो कंठ तालु। तो ए का उच्चारण स्थान जब कंठ तालु है तो और कंठ से जुड़ेगा तो दो कंठ तो थोड़ी हो जाएगा। आपके
मुख के अंदर एक ही कंठ है ना, तो बार बार कंठ तो जोड़ेंगे नहीं, तो कंठ कंठ मतलब एक कंठ और तालु, तो कंठ तालु जब मिलेगा तो यहां पर कोई ऐसा वर्ण बनेगा जो भी कंठ तालु का हो। तो ए दैतो का मतलब ए और ऐ दोनों कंठ तालु के होते हैं, तो इसलिए आ ए मिलकर के ऐ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, यदि नहीं समझ में आती तो फिर से बताते हैं। बताइए। रोशन जाटव गाजीपुर जी, हेलो स्टूडेंट तालू जी। देवव्रत पांडे यस सर जी। भैया सबको समझ में आ रहा, हमें लगता है हमारा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक हो रहा है, इसलिए सब समझ रहे हैं। और आ और ओ के बाद औ क्यों आया ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आ और ओ मिलता तो क्या हो जाता, औ हो जाता। तो आ और ओ या आ और औ मिलेगा तब भी वही चीज आएगा, बराबर औ ही होगा, ठीक ना। उसी तरह जैसे ये है, ये भी कंठ तालु का और ये भी कंठ तालु का है, तो कंठ से जब ये दोनों टकराएंगे तो केवल कंठ तालु ही आएगा। और जब इसी तरह ये कंठ और ओष्ठ नहीं, ओ का क्या उदौतो कंठोष्ठ होता है ना, तो ये वाला जो है जब इससे बनेगा तो यहां पर औ ही आ जाए, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान है, इस वजह से औ आएगा, ठीक ना। इसका और इसका उच्चारण स्थान ओ दौतो होता है, ओ और औ का, ठीक ना। ओ और औ का एक ही उच्चारण स्थान है, इसलिए ये औ आएगा। इतना समझ में आ गया आपको जी? बिल्कुल प्रीति मिश्रा जी, बिल्कुल आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको समझ में आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज को तोड़ तोड़ के बिल्कुल व्यवहारिकल भाषा में जोड़ते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है कृष्ण धन एकत्वम। कृष्ण धन एकत्वम, तो क्या कहा था कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद, परिभाषा हमने कल लिखा दी थी, सभी लोगों ने लिख लिया है। यदि जिन्होंने नहीं लिखा, कल की वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा समय बच जाएगा अगली बात बताने के लिए, ठीक ना। तो यहां पर आपको पहले पद में आपको आ और मतलब ह्रस्व और थोड़ा दीर्घ आ देखने को मिला, तो यहाँ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ देखना मतलब दिखना चाहिए। तो कृष्ण में हलंत करेंगे तो ह्रस्व आ आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद कहा कि एच क्या हो, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में क्या होता है, ए ओ ऐ औ, है ना। तो ए ओ ऐ औ में से कोई होना चाहिए, तो ये क्या है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। एकत्वम यहाँ पर लिख दीजिए, और इन दोनों का संधि करना है, इन दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऐ होना चाहिए, ठीक ना। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ऐ का कंठ तालु है। तो बात बिल्कुल सिमिलरिटी हो गई, मतलब बिल्कुल समानता हो गई यहां पर, इसलिए ऐ आया है, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहां पर। कृष्ण धन और यहां पर कत्वम कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर हलंत लगा हुआ है, स्वर इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा। यहां व्यंजन है जो बिल्कुल स्वर विहीन है, इसके साथ स्वर है ही नहीं है। तो जब स्वर मिलेगा तो जैसा स्वर इधर है वैसा उसमें आकार दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऐ का है तो यहां पर हो जाएगा कृष्णई, और फिर कत्वम जोड़ दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए कि कृष्ण एकत्वम कैसे बना। आपसे पूछेगा कि कृष्ण एकत्वम में कौन सी संधि है, तब आपको बताना पड़ेगा कि वृद्धि संधि है। हमने बताया था कि गुण में 1 पाई और वृद्धि जहां होगा वहां पर आपको 2 पाई दिखेगी। यहां पर 2 पाई आपको दिख रही है, लेकिन ये 50% लागू होता है, 100% नहीं हम कह सकते, ठीक ना। नहीं पता चला आप कह दें कि भैया ये दैत्यारी है और दैत्यारी में भैया 2 पाई बताए रहे हैं, तो 2 पाई का मतलब यहां पर हो गया क्या, वृद्धि संधि। तो हमने कहा कि 50% लागू होगा, पूरा 100% नहीं। तो दैत्यारी में दैत्य धन अरी बनता है, तब क्या हो जाएगा, दैत्यारी ये दीर्घ संधि हो जाएगी, है कि नहीं।
कुछ बोझिल सा तो नहीं लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए जहां पर दो पाई का मतलब बीच में कहीं जहां पर तोड़ा जा रहा हो शब्द को दो पदों में, देखिए यहां पर वर्ण दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, आपने पहले समझ लिया था। लेकिन वर्णों के मेल को वर्ण मिलते जरूर हैं दो, लेकिन जहां पर जो दो वर्ण होंगे तो दोनों अलग अलग पदों का अपने एक प्रधानत्व तो लिए रहेंगे ना। तो प्रधानत्व तो लिए रहेंगे कि मतलब दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं जबरदस्ती तोड़ दीजिएगा, तोड़ने का मतलब कि दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। दैत्य मतलब राक्षस, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो जो राक्षसों के शत्रु थे कौन थे? भगवान विष्णु। यहां पर दोनों पदों का अर्थ निकल रहा है, ऐसे पदों से तोड़ा जाता है। मतलब कोई भी पद हो उसको जहां से तोड़ा जाए उसके दोनों का कोई ना कोई अस्तित्व हो, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ये चीज हम बताना चाह रहे थे, ठीक ना। ये बात है, ये नहीं कि जबरदस्ती कहीं से तोड़ दें, यहां दैत्य है तो यहां से तोड़ना शुरू करें, ऐसा टूटेगा ही नहीं। तोड़ेंगे तो वो फिर कोई मतलब ही नहीं, उसका अर्थ भी नहीं होगा, है ना। तो अर्थ निकलना चाहिए। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई, ठीक है। राम बालक दिवारक नाइक सर जी, धन्यवाद भैया। प्रथम पद और पर पद, हेलो स्टूडेंट जी। प्रथम पद और पर पद या उत्तर पद, प्रथम पद को पूर्व पद भी कह सकते हैं, ये प्रथम पद है, इसको पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसको पर पद भी कह सकते हैं और इसको उत्तर पद भी कह सकते हैं। उत्तर का मतलब बाद में, पर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले, प्रथम का मतलब पहले। अच्छी तरह से समझ लीजिए, किसी तरह का डाउट ना रहना चाहिए, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। कृष्णैकत्वम और देख लीजिए, जलधन ओघा, जलधन ओघा। यहां पर हमने बताया कि पूर्व पद में आ ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ होना चाहिए, तब यहां पर ह्रस्व आ आपको दिख जाएगा जल में, ये ह्रस्व आ हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या है? ओघा है। ये वर्ण आपको एच प्रत्याहार के अंतर्गत मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा कोई किताब आप जरूर पढ़ते रहिए। यहाँ पर एक्सीड की जो पब्लिकेशन, यहाँ की भी बुक छपी हुई है, यहाँ की भी बुक ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ की बुक ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए आप कोई बुक लेंगे तो हम तो पूरा एक एक शब्द आपको छपवा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उदाहरण जानने को जो मिलेगा वो किताबों से और ढेर सारे, क्योंकि जितने उदाहरण बन सकते हैं उतना हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो कम से कम एक संधि को कम से कम 4-5 दिन खींचेंगे। इसलिए सारे उदाहरण को यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, केवल मोटा मोटा आपको बता दिया जाता है कि भैया इस तरह का यदि व्यवहार होता है तो यहाँ पर ये संधि होती है। इस तरह की बातें हम यहाँ करते हैं। बाकी पूरा तो ब्रह्मांड में बहुत सारे शब्द हैं जो मिलकर के एक संधि कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोझ मत लीजिए, लेकिन यह है कि किताबों का थोड़ा सा सहारा लेंगे तो आपका सब मतलब आपके परीक्षा में आप सफल जरूर हो जाएंगे, इतना निश्चित है, ठीक है। तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाता है? यहाँ पर औ हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जल को हलंत के साथ लिखेंगे और ये औ, और यहाँ पर क्या बनेगा? घा बचेगा। तो इसको पूरा कर दीजिए, ला में स्वर मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? जलौ बन जाएगा इतना पहले, और फिर घा को सीधा रख दीजिए, जलौघा, ठीक ना, जलौघा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे उदाहरण और बताते हैं। सुमन गौतम जी, जलौघा, सालू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक है। आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंटों के साथ हमारा भी पाला पड़ा है। यदि वैसा होता तो शायद हम भी बहुत पसीना फेंक देते आपको समझाने में। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि आप बहुत समझदार हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मन से पढ़ रहे हैं, आपकी उपस्थिति को मेरा प्रणाम है। सब लोग बस मन से बस इसी तरह लगे रहिए, परीक्षा तो आप चुटकियों में पास कर जाएंगे, ठीक ना। चलते हैं आगे, देखते हैं। नाधन एवं, नाधन एवं को देख लीजिए, ना को हलंत करेंगे तब यहां आ निकल आएगा, और फिर क्या है? एवं।
आ और ए मिलकर के क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ना को हलंत कर दीजिए, जब हलंत कर देंगे तो ये स्वर विहीन रहेगा। यदि स्वर के साथ होता तो स्वर स्वर जब मिलते तो कुछ ना कुछ विकार पैदा करते, कुछ ना कुछ दूसरा रूप पैदा करते, इसलिए यहाँ स्वर है ही नहीं है तो कोई इनका विकार पैदा ही नहीं होगा, ये व्यंजन पे सीधा सवार हो जाएंगे, है ना। तो सवार हो जाने दीजिए इनको। फिर यहाँ पर क्या है, वम कर दीजिए, तो ना में जब सवार हो जाएगा स्वर तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और फिर इधर वम है ही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत हंसते खेलते आप संधि को पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। देखिए महाधन औषधि, देखिए थोड़ी एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे हम, जैसे यहाँ पर नैवम है तो नैवम का आपसे विच्छेद भी पूछेगा कि नैवम का विच्छेद करिए, तो नैवम का आप विच्छेद इसी तरह करेंगे, ना धन एवं होगा। हाँ, ये भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पर पूछ लेगा कि महाधन औषधि का क्या बनेगा, ऐसा ही केवल सवाल नहीं पूछेगा। महाधन औषधि का संधि कैसे बनेगी, महाऔषधि बनेगा तो कैसे बनेगा, है ना। महाऔषधि में कौन सी संधि है, हमने आपसे कई बार कहा कि आप भी प्रश्न बनाना सीख लीजिए। एक एक प्रकरण में या एक एक किसी भी उदाहरण पे आप कई सवाल बना सकते हैं, और कई सवाल जब बनाना आप जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर भी हम आप जैसा ही है, कोई भगवान नहीं आएगा, ठीक ना, कि वो अलग पूछ लेगा, आपके प्रकरण से ही बात करेगा। और प्रकरण तो आप अच्छी तरह मांझ दिए हैं, जब ना 4-6 सवाल एक तरह से बना लिए हैं तब फिर क्या दिक्कत है कि नहीं। अरे तमाम तरह से आप सवाल बना दीजिए। महाधन औषधि में जैसे महाऔषधि हो जाता है, पूछ लिया कि कौन संधि, तो आप पहला सवाल बताएंगे कि इसमें वृद्धि संधि है, तो इसका यदि कह दिया महाऔषधि का विच्छेद करिए, दूसरा सवाल तो महाऔषधि का विच्छेद महाधन औषधि कर दीजिए। महाऔषधि में संधि कौन सी, वृद्धि संधि है। महाधन औषधि में किन किन वर्णों के बीच संधि हुई है, तो आपसे हमने ये तोड़ के जैसे बताया ना, इस तरह से आप भी यहाँ पर तोड़ दीजिए। देखिए सवाल की प्रकृति, कंपटीशन बढ़ता है तो प्रकृति भी बदलती जाती है, सवाल वही रहता है लेकिन उनका जो नेचर, उनका स्वभाव सवाल का है वो बदल देता है एग्जामिनर। तो आप भी उनसे ज़्यादा चालू बनिए। एग्जामिनर कितना चालू बन पाएगा, आपसे ज़्यादा चालू थोड़ी है वो। तो महा को, इसको यहाँ पर जैसे मह कर दीजिए, मह को हलंत कर दीजिए, यहाँ पर क्या निकलेगा, बड़ा आ, है ना। और यहाँ पर फिर औषधि कर दीजिए। आपसे सवाल पूछ लिया कि महाऔषधि में किन वर्णों के किन, देखिए संधि हमने बताया कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो आपसे सवाल यही ना पूछेगा कि किन 2 वर्णों के बीच यहाँ महाऔषधि में संधि हुई है, पद नहीं पूछेगा किन 2 पदों के बीच संधि हुई है। आपसे पूछेगा तो केवल विच्छेद रख देगा कि महाऔषधि का कौन सा विच्छेद सही है, आपसे वहाँ हल भी नहीं करवाएगा, 4 विकल्प देगा केवल। तो महाऔषधि का ऐसा कर दीजिए, लेकिन 2 वर्णों के बीच में आ और औ के बीच में संधि हुई है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या है, शधि कर दीजिए, इसको विसर्ग कर दीजिए, महाऔषधि कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, संस्कृत में शब्द हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, महाऔषधि हो जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जरूर, लेकिन मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा मेहनत और किया जाए। कभी मैं सोचता हूं कि संधि प्रकरण खत्म हो जाए तो संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण से एक ढेर सारे सवाल बनाकर और फिर इसमें पहले से लिखा हो और फिर पूछते जाए, आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से जवाब देते जाएं, किस तरह के सवाल बनेंगे, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। हम भी सोच रहे हैं लेकिन देखते हैं कितना कार्य सफल होता है। आपके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस आप सफल हो जाएं, बस पूरी जिद है आपको सफल करवाने में, ठीक है। आगे चलते हैं। परम धन औषधि कर दीजिए। परम धन औषधि,
इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आ निकाल दीजिए और यहाँ पर औ कर दीजिए। देखिए उदाहरण ये आपसे पूछता है तो परमौषधि में कौन सा है, इसलिए उदाहरण हल करवाना। बाकी परिभाषा से यदि आप समझ जाते तो उदाहरण करवाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे अब हो गया, हम समझ गए, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जो सब फंसा लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा देख लेने में और फिर किताबों को देख लेंगे तो फिर बिल्कुल मास्टर अभी से बन जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर आ और औ मिल करके औ हो जाता है। हलंत कर दीजिए और यहाँ पर क्या है, शदी है। यहाँ पर विसर्ग कर दीजिए, यहाँ पर भी है ना, तो क्या हो जाएगा, परमौषधि। परमौषधि, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। रागिनी पांडे जी सर धन्यवाद जी। बिल्कुल सभी लोग बस लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। पुष्पधन ओकः, कुछ शब्द आपके देखिए, कुछ शब्द तो आप बहुत पहले से संधि में पढ़ते आते हैं, कुछ शब्द नए नए मिल जाते हैं तो आदमी विचलित भी हो जाता है ना। तो विचलित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जब संधि करना आप जानते हैं, उसके नियम कायदे आप जानते हैं, तब दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी। लेकिन नए नए शब्द भी आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, वो थोड़ी दिक्कत ना हो, इस वजह से थोड़े ज़्यादा उदाहरण करवाना ये एक मेन ध्येय है हमारा। पुष्पधन ओकः, एज प्रत्याहार का ओ है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा, जो हमने वहाँ पे डायग्राम बनवाया वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। सभी लोग नोट करते चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं भैया। तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा रहेगा, ये तो केवल हम आपके समझाने के लिए इतनी कतर ब्योत कर रहे हैं, ठीक ना। जो भी है प्रकरण में जो भी हम कतर ब्योत करते हैं वो केवल आपके समझाने के लिए, ऐसा कोई तोड़ के नहीं बताएगा, या फिर मान लीजिए वहाँ परीक्षा में तो पूछेगा ही नहीं, ठीक ना। ये पुष्पौका बन जाएगा, ठीक है ना। गंगाधन एषः क्या बन जाएगा, गंगाधन एषः क्या बन जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। गंगैषा बन जाएगा, ठीक ना। पुष्पौका जी, जी बिल्कुल सही, सब लोग सही बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। वैसे भी जितना हम बता रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगौघा बन जाएगा। थोड़ा सा इसको रफ में आप अपने से थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तोड़ेंगे उसी तरह जैसे अभी पूर्व उदाहरण हमने तोड़ के बताया वैसे ही होगा, ठीक ना। यमुना धन ओघा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यमुनौघा हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात आपको समझानी थी। एक दो उदाहरण और कहिए तो ले लेते हैं। एक धन एकम, एक धन एकम क्या हो जाएगा, ये एच प्रत्यय, इसमें आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती ही होगी। तो ये एक एकम हो जाएगा, ठीक ना। ए की मात्रा डबल पाई, हर जगह आपको डबल पाई दिखाई दे रही होगी। दो पाई है ना, हर जगह जहाँ पे भी वृद्धि हुआ है, जितने भी उदाहरण, हर जगह आपको डबल पाई दिखाई दे रहा है ना। और जो बड़ा आ वाला हमने अभी तक जितने भी उदाहरण अपवाद वाले बताए थे, आर जहाँ पर भी हो रहा था ना, उपसर्गार इति धातु जो बताए ना,
अकारांत उपसर्ग के बाद री शब्द आए तो क्या हो जाए, प्राधन रिच्छति बराबर प्रार्थति हो जाता। तो आर जो बनता था वो आ का उदाहरण है। वो सारे उदाहरण जो भी हमने अपवाद बताए हैं वो आ के उदाहरण हैं। वो सब कुछ आप फिर से ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पे वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ए और वो ए और औ के बीच में हुआ है, वहाँ आ के बीच में जो हुई है वो आर के साथ है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सारा अपवाद आप पिछला गुण संधि के जितने भी अपवाद हैं वो सारे गुण में अपवाद हुआ था। अपवाद का मतलब आप समझते हैं, आपको हमने बताया था कि जहाँ पर जो समानताएं दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यवहारिकल बात बता दें, जैसे आप ससुराल में जाते हो, जिनकी शादी हो गई हो वो समझते होंगे इस चीज़ को। ससुराल में जाए, साली के साथ आपका बहुत परंपरिया संबंध होता है, बड़ा मधुर संबंध होता है, लेकिन आप पहुंच जाए, साली मुंह फुला के कह दे ई दहीजार आ गया, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा अपवाद हो जाए। क्योंकि कोई साली ऐसी होगी जो जीजा के जाने पे ना खुश होती हो, मतलब खुश ना होती हो, है ना। तो ये कहीं कहीं पे अपवाद जो दिखने के एक व्यवहार के रूप में आपको बताना चाह रहा था कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जब जीजा जाए ससुराल वहाँ के लोग नाखुश हो जाएं तो वो अपवाद होता है। नहीं, हर जगह जीजा पहुँचते हैं तो ससुराल में थोड़ी सी खुशहाली आती ही है। तो ये अपवाद है, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं तो वही हैं लेकिन कहीं कहीं पे अलगाव दिखता है, थोड़ा सा अलग अर्थ दिखाई देता है, तो वो अपवाद है। समझ में आ गया ना शिवम सरोज जी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग व्यवहार में बिल्कुल मजे लीजिए, ठीक ना। समझ में आना चाहिए अपवाद क्या है। जहाँ पर जो होना चाहिए वो ना दिखता है, दूसरा कुछ दिखे, वो अपवाद है, ठीक ना। अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे चलें। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, सदाधन एव, ये क्या बनेगा, सदैव बनेगा, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सब वृद्धि के हैं, ठीक है ना। किसके उदाहरण हैं, वृद्धि संधि, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया भैया बताइएगा। थोड़ी खुशहाली नहीं, हम जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं सब। बिल्कुल भैया, शुभम सिंह राजपूत, बिल्कुल। लेकिन आपकी साली यदि आपसे नाराज होंगी तो फिर वहाँ अपवाद पैदा हो जाएगा ना। तो ये वही चीज़ है, आप किसी किसी के साथ होता है अपवाद ना, हर जगह अपवाद नहीं होता है। वही तो आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे, इस वजह से प्रेम मिल रहा है, ठीक है। भूमिका वर्मा, महाधन ऐरावत, महाधन ऐरावत में क्या बनेगा, महाऐरावत, ठीक ना, महाऐरावत हो जाएगा। जनक दुलारी यादव, यस सर जी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी तरह कोई दिक्कत हो तो भैया बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए। सम्राट तिवारी अयोध्या वाले, साली नहीं है गुरुजी। अरे तमाम भैया, साली गांव जब ससुराल पहुंचते हैं तो पूरा ससुराल जो गांव होता है वो पूरा ससुराल होता है। तो ससुराल में बहुत सारी सालियां मिल जाएंगी, और नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती किसी को साली बनाइएगा भी नहीं। समझ रहे हैं ना? नहीं तो परंपरिया जो संबंध है ना वो दूसरा संबंध हो जाएगा, तो फिर आप अपवाद में आ जाएंगे। ठीक ठीक, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आगे एक अगला वो संधि बताते, पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप संधि। पररूप का जैसे अर्थ ही समझ में आ रहा है, दूसरे का रूप। पर मतलब दूसरा, तो दूसरा कौन? यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद की बात हम करते हैं तो पूर्व पद वाला कहता है कि दूसरे की, मतलब उत्तर पद वाले के जैसा रूप ले लेना ही क्या है, पररूप है। समझ में आ गया? पररूप, इसका सूत्र क्या है, नोट कर लीजिए। एंगि पररूपम, एंगि पररूपम, सभी लोग नोट कर लीजिए। एंगि पररूपम, एंगि पररूपम का अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या क्या है, 6194 है। देख लीजिएगा पुस्तक। हालांकि आपसे ये सब पूछेगा नहीं, इस सूत्र को लिखने का केवल एकमात्र कारण होता है हमें
पिछले वाले सूत्रों से जो चीजें लेनी होती वो चीज दिखाने के लिए। बाकी ये सब आपसे पूछेगा नहीं। ये अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद, मतलब प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। आपसे हमने अष्टाध्यायी के विषय में बहुत सारी चर्चाएं कर ली, तो 6वां अध्याय हो गया। और 6वें अध्याय का पहले पाद का 94 नंबर का सूत्र है ये एंगी पर रूपम। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये क्या कहता है, इसी तरह इसका एंगी का मतलब क्या होगा, सप्तमी का मतलब बाद में एंग जो है बाद में होने पर रूप हो जाता है। बाद में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो तो क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता। मोटा मोटा भी जान लीजिए, परिभाषा हम दूसरी बताएंगे अभी अच्छी तरह से, थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए कि एंग पर रूपम, एंग का मतलब सप्तमी एक वचन, तो एंग बाद में होने पर क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। तो किसके बाद में होने पर भैया, वो चीज बताने के लिए हमने कहा एक सूत्र है 6-1-91 है। 6-1-91 का सूत्र संख्या अभी हमने पढ़ा था, उपसर्गा धृति धातु। ये कल के प्रकरण में हमने पढ़ा था, उपसर्गा धृति धातु। इस सूत्र का ये सूत्र संख्या है उपसर्गादृत धातु का। तो ये कहता है उपसर्गात मतलब उपसर्ग में क्या हो, आकार हो। उपसर्ग में क्या हो, आकार। कोई ऐसा उपसर्ग हो जो आकारांत हो, कोई ऐसा उपसर्ग हो जो आकारांत हो। और फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद एंग का मतलब ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर। पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर अच्छे से समझाते हैं। परिभाषा लिखिए तुरंत। आकारांत उपसर्ग के बाद यहां से जो उपसर्ग की बात होती है वो यहां से ली गई है। वही अनुवृत्ति जो हमने बताया ना, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। तो ये पड़ोसी 91 है, 94 ज्यादा दूरी नहीं है। आप बगल वाले के घर पे गए, वहां पे सामान मान लीजिए उन्होंने मना कर दिया, तो उसके और पहले वाले घर चले जाते हैं कि भैया आप दे दो, वो मना कर दिए हैं, या वहां नहीं मिला, या नहीं भी बताते हैं, तब भी उसके और पहले वाले घर चले जाते हैं, है ना। तो ये यहां से मान लीजिए, यहां से उपसर्ग की बात यहां से ले ली गई। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये चीजें परीक्षा में नहीं पूछेगा, आपसे बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, किसी तरह का आपके मन में डाउट ना रहे, ये दूर हो जाए, ये बात करना था, ठीक ना। तो आकारांत उपसर्ग के बाद क्या कहता है, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, एंग प्रत्याहार में ए ओ आता है। तो आकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसी धातु आए, ऐसा लिख लीजिए, कोई ऐसी धातु आए जिसके प्रारंभ में एंग प्रत्याहार ए ओंग होता है ना एंग प्रत्याहार में, एंग प्रत्याहार के वर्ण आए तो दोनों मिलकर पररूप हो जाता है। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। आकारांत उपसर्ग के बाद, आकारांत कोई उपसर्ग हो, है ना, और इसके बाद कोई ऐसी धातु आए जिसके प्रारंभ में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो। एंग प्रत्याहार में केवल ये दो वर्ण आते हैं, ए और ओ के वर्ण आए,
तो दोनों मिलकर पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब दूसरा वाला रूप, मतलब पहले पद में पूर्व पद में क्या हो, अकारांत उपसर्ग हो, तो अकारांत का मतलब उपसर्ग रहेगा तो उसमें आ निकलेगा, आ हो, और दूसरे पद में ए ओ हो तो कहता पर रूप हो जाए, तो उसी में फिर पर रूप मतलब ए ओ का रूप ले लेगा वही। ठीक ना, आगे उदाहरण देकर हम समझाएंगे तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक ना, सभी लोग ये परिभाषा नोट कर लीजिए। अब तो बातों से ही आग लगा देते हैं, सीवी पांडे जी अयोध्या, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, आप बातों से आग लगाने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बस आग लग जाएगी, पक्का लग जाएगी, इलाहाबाद में लग जानी चाहिए आग की भैया सब लोग यहाँ से पढ़े हैं और बिल्कुल सभी लोग सफल हो गए, तब आग लग जाएगी। बिल्कुल सब लोग समझिए अच्छी तरह से, और बिल्कुल कोई दिक्कत और डाउट रहे तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए। आगे बताएं, जैसे यहां पर लिख लीजिए आवर्णांत उपसर्ग, आवर्णांत उपसर्ग, इसके बाद क्या है, ए और ओ, ए ओ होना चाहिए ना, क्या कहता है, कोई धातु का ए हो, ए ओ धातु का, ठीक ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। पर रूप में क्या हो जाएगा, ए और ओ के समान। ऐसे आप भी बना लीजिए कि पहले अवर्णांत उपसर्ग हो, फिर ए ओ धातु का हो, फिर इसके बाद क्या नहीं, यहां पर प्लस नहीं करिए, यहां पर क्या कर दीजिए, यहां बराबर कर दीजिए, तो बराबर में क्या हो जाएगा, पर रूप ए ओ के समान कोई वर्ण आ जाएगा, है ना, बराबर में क्या होगा, पर रूप ए ओ के समान कोई वर्ण आएगा। ठीक ना, तो अवर्णांत क्या है, जैसे प्राधन एजते, प्राधन एजते, एजते धातु है और ए ओ में से देखिए एक मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो प्रा को जब हलंत करेंगे तो यहां पर आ निकलेगा, तो आवर्णांत उपसर्ग आपको समझ में आया। ये प्रा जो है ये आवर्णांत उपसर्ग है, प्रा तो उपसर्ग है आप समझते हैं, लेकिन इसमें आ छुपा हुआ है, ये भी आप समझ लिए, क्योंकि आ निकाल दिए हम, आपको समझ में आना चाहिए। अब फिर क्या है, एजते हो गया, एजते हो गया, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि इन दोनों के स्थान पे पर वाला वर्ण हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर कौन वर्ण हो जाएगा, ये वाला पर वाला अगला वर्ण, पर रूप कहता है ना, ये वाला वर्ण हो जाएगा, तो प्रा को जो है हलंत करेंगे और फिर इधर क्या है, जते हो जाएगा, तब बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजते हो जाएगा कि नहीं। परिभाषा के हिसाब से आप चलेंगे तो सारे उदाहरण आपको परिभाषा पर फॉलो मिलेंगे। ठीक ना, सभी लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, यदि कुछ दिक्कत हो तो बताइए। उपधन औषधि कर दीजिए, उपधन औषधि, औषधि भी धातु है और ए ओ में से मिल रहा है, ए ओ एंग प्रत्याहार का है, एंग प्रत्याहार में ए ओंग आता ही है ना, ए ओ आता है ना, अंगा की इत संज्ञा से कोई मतलब नहीं, उसका लोप हो जाता है, तो उप में भी आ छुपा हुआ है, पा को हलंत करेंगे, यहां पर आ निकलेगा और इधर क्या है, औषधि हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आ ओ दोनों के स्थान पर वाला वर्ण करना है, कहता पर रूप, पर रूप का मतलब यह है कि दूसरे का रूप ले लेना, तो दूसरे वाले का रूप क्या है, ओ है, तो यही का वर्णों के बीच में संधि होती है ना कि पूरे पद के बीच में, तो वर्णों के बीच में तो पर वाले वर्ण की बात करते हैं, पर वाला वर्ण क्या है, ओ है, तो ओ का रूप ले लेगा, यहां पर क्या है, उप को हलंत करेंगे और यहां पर क्या है, क्षति कर दीजिए। ऐसे आप फिर उपोषति आप लिख सकते हैं कि नहीं। जहां पर दिक्कत हो तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस यहां से पढ़ के जाएं तो फिर किसी भी कोचिंग में पढ़ने की आपको आवश्यकता ना हो, बस सफलता का बस एकमात्र द्वार आपके लिए खुला मिले। समझ रहे हैं।
एक और उदाहरण देख लीजिए, अवधन ए ही। अवधन ए ही में इसमें आ मिलेगा आपको, आव को हलंत करेंगे आ निकलेगा और फिर इधर क्या है ए ही है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इसको फिर क्या लिख देंगे, अब ए ही हो जाए, इसके दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा परवर्ण, इसको आओ कर दीजिए और फिर ए ही, नहीं यहां पर ही हो जाएगा, केवल ही बचेगा, ठीक ना। तो अब ये क्या बनेगा, अवे अवे ही। ये सारे उदाहरण आप नोट कर लीजिए, यही सारे उदाहरण में से कोई पूछ लेगा आपसे, ठीक ना। पर रूप संधि में पर का मतलब दूसरे वाले का रूप ले लेना पर रूप है, ठीक ना, सामान्य सा अर्थ है। इतनी बात समझ में आ गई। देवव्रत पांडे जी सर, उपधन एलयति उपेलयति, ठीक है सर, बिल्कुल जैसा भी आप उचित कोई भी, लेकिन धातु का हो, ये पर जो पद है दूसरा वाला पद उत्तर पद, ये कोई धातु हो और धातु में ए ओ का कोई ना कोई अक्षर लगा हो पहले, ठीक ना, कोई धातु का हो लेकिन एंग प्रत्याहार से युक्त हो, ठीक ना, इतना आप समझ लीजिए, तभी आपका जो है पर रूप संधि तैयार होगी, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। ठीक है, अच्छा आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं, कल की कक्षा में फिर हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हाँ एक सूचना है, 5 मिनट बाद अभी हिंदी की कक्षा अपने निर्धारित समय से चलेगी, आप सभी लोग कहीं जाइएगा मत, सभी लोग हिंदी पढ़कर ही आराम से फिर अगली कक्षाओं का इंतजार करिएगा, लेकिन हिंदी पढ़कर जाइएगा, ठीक ना। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं, कल फिर आपसे रूबरू होंगे। सभी लोग सुखमय जीवन बिताइए, अच्छे से पढ़िए और सभी लोग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मन से तैयारी करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है।